सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस दिन मैंने एक मिडिल क्लास घराने में जन्म लिया तो दादी बहुत रोई थी। मम्मी भी बहुत गम में थी। पापा दीवार के साथ टेक लगाकर रोए जा रहे थे। तभी लेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और सबको हैरानी से देखने लगी कि उन सबको क्या हुआ है। फिर वह दादी के पास आए और कहा, आप लोग क्यों रो रहे हो? क्योंकि वे लोग बेटी की पैदाइश पर गम मना रहे थे, जबकि 4 भाइयों के बाद पैदा हुई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। मेरी दादी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन उसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है। उसकी कृपा है, हर हाल में करना चाहती हूँ। डॉक्टर तो ये कहकर चले गए, लेकिन मेरे घर वाले उसी गम में डूबे हुए थे कि लड़की पैदा हुई है। पता नहीं उसकी कैसी किस्मत होगी, जमाना क्या सलूक करेगा। मेरे पैदा होने पर घर का कोई मेंबर खुश नहीं था, जबकि मैं 5 बेटों के बाद पैदा हुई थी। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। एक रोज़ ये सारी बातें मेरी मौसी ने मुझे बताई थी। मेरी मौसी के गांव में मेरे लिए रिश्ता आया था। उनका अपना कोई बेटा बेटी नहीं थी, वो बे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था, औलाद की तरह। इसलिए चाहती थी कि मेरा किसी और अमीर घराने में रिश्ता हो और मैं उस घर की बहू बन जाऊं। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे। मेरी मौसी ने किसी रिश्ते को नहीं लिया। वह कहती थी, मेरी सुनैना कितनी सुंदर है, तो रिश्ता भी ऐसे घर में ढूंढूंगी जहां मेरी बेटियां रानी बनकर रहेगी और मलिका बनकर राज करेगी। इसी आरजू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफ़ी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। और वह मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज धूप में मेट्रो में गई थी। फिर मेट्रो से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया था। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पीने किचन की तरफ गई, क्योंकि वहाँ पर फ्रिज रखा हुआ था। मैं पानी पी रही थी कि सामने कमरे में बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। कदम वहीं पर रुक गए। आवाज़ जानी पहचानी नहीं थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी मम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदल कर आ जाओ। और हाँ, थोड़ा सा हल्का मेकअप भी कर लेना। जैसा उन्होंने कहा था, मैंने उनकी बात फौरन मान ली और जब कमरे में पहुंची तो मौसी के साथ 2 अजनबी औरतें को बैठे देखा तो हैरान हो गई। काली सी रंग की 2 औरतें मुझे घूरे जा रही थी। एक औरत ने मुझे गौर से देख रही थी, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई हैं। कुछ देर वहाँ बैठकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर मुझे अपने कमरे में भी अजनबी औरतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमें घर बार नहीं देखना, हमें तो बस लड़की पसंद आई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर लेट गई थी। मेरे लिए शादी की बात कुछ अचंभे की बात नहीं थी। समझदार लड़की थी और मेरे नज़दीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होनी ही थी। ये तो सदियों से चली आ रही थी। फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या। मेरे माँ बाप का एक कर्तव्य था जिसको उन्होंने एक न एक दिन पूरा करना ही था। मुझे किसी के घर जाकर आबाद होना ही था और ज़िंदगी को एक ही डगर पर चलना ही था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज मेरी मौसी की खुशी देखने वाली थी। उनकी आरजू पूरी होती नजर आ रही थी। क्या हमारी बेटी सुनैना रानी अमीर घर की बहू बनेगी और राज करेगी? जिस रोज़ ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है और लड़के वालों ने कहा है कि हमें दहेज नहीं चाहिए और ना ही कीमती जेवर, बस हमें अपने लड़के के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए, जो हमें मिल गई है। दिल जरा सा परेशान हुआ ये सोच कर कि जिन घर वालों के साथ हंसते खेलते उम्र बिताई थी, उन्होंने छोड़कर मैं दूर चली जाऊंगी। अपने पराये बन जाएंगे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। आखिर वह दिन भी आ गया जब पापा ने साधारण तरीके से मेरी शादी करवाई और फिर कुछ कदम चल के मुझे
अपनी डोली में बिठा गई और अपने दूल्हे के साथ उनके घर गई। जेवर और दहेज यही तय हुआ था कि वे आज अपनी बेटी को दान कर चुके थे। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेरों बधाइयाँ और प्रार्थनाएं कर डाली थीं और मैंने रोती हुई आंखों से देखा तो मेरा जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर मेरे दिल पर आ गिरी। न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे वहाँ, कैसी गुजरेगी मेरी। मैंने रो रो कर अपने दामन भिगो लिए थे। अपने भविष्य का सोचकर नई नवेली दुल्हन का कुछ अरमान होते हैं। कोई अमीर घराने की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और हवेली की रस्म और रिवाज से बेखबर थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि मेरा दूल्हा मुझसे प्यार करे। पर जब हमारी फर्स्ट नाइट हुई तो मेरे दूल्हे ने मुझसे कोई बात नहीं की और कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से वापस अपने मायके आ गई थी। फिर दोबारा मैं अपने ससुराल गई और उस रात भी मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की। ये सब देखकर मैं उदास हो गई। सोचती थी क्या मैं ज़बरदस्ती उनके पल्ले बांधी गई हूँ, जो वे मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंद कर रह गई हूँ। सोच सोच कर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, यहाँ तक कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ, लोग मुझसे दुबक गए, कोई मेरे करीब न आया। नंदे और भांजी यूं तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदे मेरी तरफ देखना भी गवारा न समझा। मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र ना थी और ना कोई पास बैठा। किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। बुखार में खुद उठकर पानी पीती थी। उनका ऐसा सलूक देखकर हैरान रही। मैं मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ के लोग कितने पत्थर दिल हैं। और सुनैना, तू किन पत्थर दिल लोगों में आ गई है। यहाँ तेरे कुछ नहीं लगते और ना तू उनको अच्छी लगती है। उस घर की बहू बनकर आई है, किसी से बुराई की है और ना कोई झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तो आई है, शक्ल भी तो बुरी नहीं है। आखिर ये सब क्या हो रहा है। हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार पड़ी है। मैंने भगवान से विनती की कि मुझे तंदुरुस्त कर दे ताकि उठकर काम कर सकूं और उन सब पत्थर दिल वालों को सेवा से अपनी तरफ मोह लूं। दवा तो दवा, किसी ने दुआ भी ना दी। खुद ही कुछ रोज बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझे काम करते देखकर ही उन लोगों को सुकून मिलता था। मैं किचन में गई तो उनको सुकून हुआ। एक रात मैंने गौरव से उनके घर वालों की शिकायत की। किसी ने दवाई भी नहीं लाकर दी और बीमारी में मेरे करीब भी नहीं आए। तो जवाब मिला, तुम गरीब लोगों में न जाने इतने एहसास क्यों होते हो। अरे बीमार से दूर रहना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़ जाए। तुम पढ़ी लिखी हो और बिल्कुल जाहिलों जैसी बात करती हो। अगले दिन मुझे ताना दिया, हल्का फुल्का बुखार ही तो था, काम क्यों छोड़ दिया था। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर दिल टूट कर बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। शायद मुझसे वो इसलिए ऐसे बात कर रहे थे क्योंकि हम उनके जैसे अपर क्लास नहीं थे, हम मिडिल क्लास के गरीब लोग थे। अब बात मेरे कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर एक पुतला बनकर रह गई हूँ। मेरा दिल बिल्कुल टूट कर रह गया था। अब कुछ कहना या बोलना फिजूल था। जो भी पड़ोसी मुझे देखने आता तो कहते, दहेज में कुछ लाई हो, गरीब घर से आई हो ना। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर किचन में नए नए पकवान बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश नहीं था। उल्टा ताने मिले, कुछ ढंग का पकाना नहीं आता। ये क्या है, ये क्यों न किया, देसी खाना कौन खाता है। ये चारों नंदे मेरे नुक्स पकड़ने में लगी रहती। कोई औरत दुल्हन को देखने आती, वह शुरू हो जाती, कोई ढंग नहीं है, माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई और ना लिहाज सिखाया है। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकती रहती। जब खुद मेरा पति मेरे साथ खुश नहीं था तो किसी से क्या शिकायत करती। 2 महीने में ही दम से आधी रह गई थी। मेरे लिए उससे बड़ा गम कोई नहीं था। ना कामचोर थी, ना बदतमीज़ थी और ना करैक्टर खराब था और ना बदतमीज़ थी। फिर ये लोग क्यों मुझसे ऐसे खफा रहते थे। मायके गई तो हर एक ने
कई तरह के सवाल किए। हमारी बेटी शहजादियों की तरह रही होगी, नौकर आगे पीछे घूमते होंगे, मगर मैं कोई जवाब भी न दे सकी। मेरी जिंदगी एक जलता हुआ आलूद बनकर रह गया था। किसी से कुछ न कह सकती थी। गम दूर करने को रात को तन्हाई में अपनी डायरी लिखा करती थी, लेकिन ये भी मेरा ऐब गिना गया। रात को न जाने जाग कर क्या करती रहती है। डायरी का सहारा भी गया। गौरव भी आधी रात को घर लौटते थे, मुझे नींद न आती। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरी थी। घर वाले दावा करते थे कि तू हर तरह की समस्याओं में सब्र से गुजार सकती हूँ, मगर यहाँ अक्सर सब्र का इम्तिहान तो ख़त्म हो गई थी। अक्सर उदास रहती थी। उदासी भी मेरे लिए अजीब बन गई। हर कोई कहता कि नई नवेली दुल्हन ने तो घर में मनहूसियत फैला रखी है। मौसी कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई ऐसा नहीं है। ये मेरी किस्मत का चक्र नहीं तो और क्या था। अपने दिल के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। उनकी राह में फूल बिछाने में लगी रहती थी, लेकिन मेरी कोई भी अदा उनको पसंद नहीं आती। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते थे। मेरे मुकद्दर की कमी ही तो थी। हर कोशिश के बाद भी नाकाम ही रहती थी। किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगा लेती तो आवारगी के ताने भी सुनने को मिलते थे। एक रोज़ जबकि शाम बहुत गहरी हो रही थी, गौरव बाहर से आए और बगैर खाना खाए लेट गए। मैं उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कोई जवाब न दिया तो उनके पास बैठ गई और सर दबाने लग गई। एकदम से ज़ोर से धक्का दिया कि मैं नीचे गिर पड़ी। बोले, क्या तुम्हें मैं नौकरानी खरीद कर लाया था? मेरे कानों में ये शब्द चुभे जैसे कोई शीशा टूट कर चुभ गया हो। उठकर बैठ गई। बोली, हमारी सोसाइटी में तुम्हारे जैसे पत्नी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं रोते हुए बोली, मेरा क्या कसूर है? वे आंखें दिखाकर बोले, तुमको पति को खुश रखना भी नहीं आता, बल्कि किसी को भी खुश नहीं रख सकती हो। मैं तो सबको खुश रखना चाहती थी, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे राजी नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ दो और मायके चली जाओ। कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचने लगी, ये आदमी या तो पत्थर दिल है, इसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मुझे पहचान ही नहीं सका। जो सहती रही उनका जुल्म व सितम बढ़ता गया और मेरी ज़िंदगी हराम हो गई। मैं जिंदा ही मुर्दा की तरह रहने लगी। एक दिन मेरी सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बड़बड़ा रही थी। मेरी मम्मी आ गई। सास ने उन्हें अपने पास बिठाया और मेरे नुक्स गिनवाने लगी। कहने लगी, उस घड़ी को कोस रही हूँ जब सुनैना का रिश्ता लिया था। साथ ही मम्मी को भी बुरा भला कह रही थी। तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, ना पति को खुश रख सकती है और ना हम घर वालों को। मेरी माँ मेरी सास के बात सुनकर बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मैं उनको अपने कमरे में ले आई। वह मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी। उस पर बात बढ़ गई। उन्होंने मम्मी को बुरा भला कहा और मम्मी मुझे मजबूर करने लगी कि साथ चलो और अब ज़्यादा मेरी यहाँ बेइज्जती ना कराओ। मेरी सास ने कहा, चलो चलो दोनों ही इस घर से निकलो। तब मैं बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चली आई और ये बात भाइयों तक भी पता चल गया और वे गुस्से में आ गए और उन लोगों पर तिलमिलाने लगे। मम्मी की इतनी तौहीन कौन बर्दाश्त करता, लेकिन मैंने किसी तरह के झगड़े को रोकने रखा था। उम्मीद भी गौरव मुझे किसी रोज़ लेने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खत भेजा कि तुम मेरे घर से रुपया जेवर चोरी करके गई हो। खत पढ़कर मेरी माँ आग बबूला हो गई। भाई तो उन लोगों को सबक सिखाने पर उतारू थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। अब हम दोनों घरों में मुकदमेबाजी हो गई। अपने माँ बाप की परेशानी देखकर मर मर जाती। उफ, मुझे भगवान ने इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे माँ बाप की ज़िंदगी को रोग लगा दिया। काश पैदा ना हुई होती, मेरी जगह पांचवा भाई हो जाता। मुकदमा काफ़ी दिन तक चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि घर में गरीबी और उदासी छा गई। शरीफ लोगों ने इस मुकदमा में माँ बाप की मदद की और इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। उल्टा गौरव पर
हर्जाना हुआ। अदालत ने हुक्म से मुकदमा का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। पिताजी ने मेरे टॉर्चर का दावा किया और मेरा सब ससुराल जाना नामुमकिन था। गौरव ने इंतकाम लेने का सोचा हुआ था। माली हालात और कमज़ोर हो गए तो मैंने नौकरी करने की ठान ली। उस दौर में नौकरी करना बड़ी टेढ़ी खीर थी। जगह मैंने दरख्वास्त भी इंटरव्यू देने जाती तो लगता कुछ ही, निगाहों तो मेरे चेहरे का एक्सरा कर रही है। घबरा कर चली आती। घर से बाहर निकली कब थी, बाहर की दुनिया को फेस करने की आदत नहीं थी। कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल ही गई। घर में गरीबी ने जोड़ डाले रखे थे, आखिरकार उसके निशान मिटते गए और हम आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। सोचती थी कि भगवान ने गौरव जैसे आदमी को मेरे साथ नहीं रखा तो अच्छा ही हुआ। उस रोज़ मैं अपने दफ्तर में काम में बिजी थी, वहाँ आ गया। वह शर्मिंदा खड़ा था। सुनैना, तुम ये नौकरी छोड़ दो, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज़। मैंने उसे सर उठाकर देखा और कहा, उस दुनिया का ख्याल नहीं आया जब मुझे अदालत में खींचता था, मेरी अदालत के सामने बेनकाब किया था, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, मुझे ज़माने में तमाशा बना कर रख दिया था। उस रोज़ तुम्हें शर्म नहीं आई जब मेरे माँ बाप और भाई बहनों से गवाहियाँ ली थी? मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तो एक इज्जत की नौकरी कर रही हूँ, सरे बाजार नाश तो नहीं रही। आज तुम किस ताल्लुक से और किस हक से मुझे लेने आ गए? मैं खुद तो तुम्हारे घर से नहीं आई थी, मुझे और मेरी माँ को निकाला गया था और तुम मुझे लेने भी नहीं आए थे, बल्कि अदालत में मेरी बेइज्जती कराई। मुझे माफ़ कर दो सुनैना, हालत अभी इतने काबू से बाहर नहीं हुए हैं। अपने माँ बाप से बहकाव में आ गया था। मुकदमा वापस ले लो। और मुझे मेरे घर वालों ने भड़का दिया था, अपने ही घर को अपने हाथों से उजाड़ने लगा था। गौरव ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं यही चाहती थी कि वह अपने मुकाम को पहचान ले। उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया, सुकून का सांस आया। मेरे इंतकाम की बस इतनी सी ही तलब थी। सब लोग अब मुझको याद करते हैं। तुम एक मौका तो दे दो, तबाह होकर रह गया हूँ। क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती? नहीं गौरव, अब तो अदालत ही फैसला करेगी, मैंने सख्ती से जवाब दिया। आखिरकार चला गया। मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ इंसान की कोई कदर ना हो। उन्हें तो बस बहू की सूरत में एक नौकरानी चाहिए थी। कुछ दिन बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला कर दिया तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। आज मैं एक कामयाब लड़की और बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज पता चला कि दादी क्यों मेरी पैदाइश पर रोती थी। वो इसीलिए रोती थी कि लड़कियाँ सच में कितनी मजबूर हो जाती हैं। कैसी लगी इमोशनल सच्ची कहानी दोस्तों? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।